हेलो बच्चों, आज हम वीडियो के इस भाग में कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण में समास को पढ़ेंगे। समास देखिए, समास ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया में काम आता है। समास से हम नया शब्द निर्मित करते हैं। जैसा कि हमें अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए समास की आवश्यकता पड़ी। जैसे किसी लॉन्ग सेंटेंस को, एक लंबे वाक्य को अगर हम एक शब्द में कह दें तो ज़्यादा बेहतर, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसके लिए समास की आवश्यकता पड़ी। देखिए, समास से हम शब्द निर्मित करते हैं। अब समास होता क्या है? समास होता क्या है, किसे कहते हैं समास? देखिए, समास में हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जब हम एक नया शब्द निर्मित करते हैं तो उससे बना हुआ शब्द जो है वो सामासिक शब्द कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है, या हम उसको समस्त पद कह लेते हैं। और जो प्रक्रिया होती है वो समास कहलाती है। यानी समास किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, इसमें समस्त पद, यानी समस्त पद क्या होता है? समस्त पद यानी वही जो शब्द बनता है समास की प्रक्रिया द्वारा, जो नया शब्द निर्मित होता है उसको ही हम समस्त पद कहते हैं। क्योंकि इसमें सबको मिला करके, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हमें नया शब्द बना देते हैं तो वह समस्त पद कहलाता है। और यह सामासिक प्रक्रिया द्वारा समस्त पद बनते हैं। तो इसको हम समास कहते हैं। या तो हम यूँ कह लें कि संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं, यानी छोटा कर देने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। देखिए, समास यहाँ पर दिया हुआ है रसोई के लिए घर। शब्द है क्या? रसोई के लिए घर। रसोई घर, तीन रंगों का समाहार, ये तिरंगा है। ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। ये दोनों शब्द जो है वो समास के द्वारा बनाए गए हैं। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनसे नए शब्दों को हम बनाते हैं। तो समास ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम नया शब्द बनाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी छोटा करने की प्रक्रिया को, शॉर्ट में करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी लंबे को, तो सेंटेंस को, तो उसको हम समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जब हम नया शब्द बनाते हैं तो वह प्रक्रिया समास की प्रक्रिया कहलाती है। और जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। देखिए, यहाँ पर परिभाषा इसकी दी हुई है। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद, अब देखिए समस्त पद भी बताया मैंने आपको। समस्त पद कि समास की प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। समास प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखिए, समस्त पद में कितने पद होते हैं? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इनको हम समस्त पद कहते हैं क्योंकि सबको मिला करके हम समस्त पद बनाते हैं। जो नया शब्द बनता है उसी को समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, यहाँ पर समस्त पद आपका क्या है? रोग मुक्त। अगर इसमें देखिए पद जो है हम अलग अलग करते हैं, जानते हैं कौन पूर्व पद है कौन उत्तर पद है। तो पूर्व पद यानी पहला पद। पूर्व पद किसको कहते हैं हम? पहला पद। तो पहला पद क्या है? रोग है, तो यह पूर्व पद हो गया।
और दूसरा पद जो है मुक्त है तो यह उत्तर पद हो गया। यानी पूर्व पद को हम पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। दूसरा शब्द आपका दिया हुआ है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। देखिए अब समास विग्रह आ गया। यहाँ तो हम जाने हैं समास को कि समास किसे कहते हैं, तो समास हम जान चुके हैं कि इससे हम शब्द निर्मित करते हैं, नए शब्द को बनाते हैं। भाई समास के द्वारा हम नए शब्द बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके हम एक नया शब्द बनाते हैं तो वह प्रक्रिया जो होती है वह समास कहलाती है, और जो नया निर्मित शब्द होता है वह सामासिक पद कहलाता है। और इस सामासिक पद को ही हम समस्त पद कहते हैं। और इन समस्त पद में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। यानी पहला पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। अब हम आते देखिए समास विग्रह पर। अब समास विग्रह, समास तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ विग्रह, विग्रह का अर्थ है अलग अलग करना, अलग अलग करना। यानी अब देखिए कह रहा है कि समस्त पद को खोल कर लिखना, खोल कर लिखना अर्थात अलग अलग करके लिखना। जैसे हम इकट्ठे एक शब्द कर दिए तो इसको यहाँ पर अलग अलग किए, तो खोल कर लिखना अथवा उसके पदों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। भाई जिस प्रक्रिया से हम समास को बनाते हैं तो एक शब्द बना देते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, और फिर उसी समस्त पद को हम क्या करते हैं, पुनः फिर से उस प्रक्रिया को जब हम दिखा देते हैं तो उसी को हम विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण कर रहा है देशवासी। देशवासी क्या है? देशवासी जो शब्द है वह समस्त पद का समास विग्रह है। देशवासी समस्त पद का समास विग्रह है देश का वासी, ये समस्त पद हो गया। और जब इसका विग्रह हमने यहाँ पर किया तो क्या हो गया है? देश का वासी। तो समास विग्रह भी क्लियर हुआ आपको कि समास विग्रह यानी फिर से हम अलग अलग कर देने की प्रक्रिया को, जो समस्त पद है उसे फिर से हम खोल कर लिख देने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं, या अलग अलग लिख देने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं? देखिए समास, समस्त पद और समास विग्रह, तीन चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं किस पर? समास के भेद पर। समास के भेद, अब यहाँ समास को वर्गीकृत किया गया है, समास के भेद को बताया गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहले ही बता दें कि समास के भेद जो है इनके पदों के आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई, किसी में जो है पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, और कोई ऐसा होता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसी के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है, भेद बताया गया है, अंतर बताया गया है। तो हम आइए यहाँ पढ़ेंगे आगे समास के भेद को विस्तार से। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन है? पहला देखिए उसमें जो है अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु है, और चौथा जो है द्वंद्व है, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां बहुब्रीहि समास। अब पहले जो है हम जानते हैं कि इसको अव्ययी भाव समास को, पहले तो अव्यय जान लें। जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम अव्यय कहते हैं, अव्यय को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिसके ऊपर जो है लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जिनमें लिंग वचन कर्ता आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, तो वही या अव्यय शब्द कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास जो अव्यय को बताए, अव्यय के भाव को प्रकट करे, तो अव्ययी भाव समास है। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं यहाँ। यथाशक्ति, यथाशक्ति इस शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के
अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब ये शब्द जो है लिंग वचन चाहे जिस रूप में प्रयोग हो ये बदलने वाला नहीं है, ये अव्यय शब्द है। तो और समस्त पद मिलकर क्या करते हैं, अव्यय का ही काम करते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, अविकारी, सॉरी, अव्ययी भाव समास कहेंगे इसको, अव्ययी भाव समास। यथा समय, समय के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। गली गली यानी हर गली, गांव गांव या हर गांव, यानी ये अव्ययी भाव समास। इसमें अव्ययी भाव समास पहला है आपका। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, और समस्त पद जब मिलते हैं तो किसका कार्य करते हैं, अव्यय का ही कार्य करते हैं, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहला हमारा क्लियर हो गया, पहला भेद उसका जो है अव्ययी भाव समास। अब दूसरा जो है वो तत्पुरुष समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, कह रहे तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। यानी देखिए यहाँ पर, वहां पर पूर्व पद प्रधान था, यानी पहला पद ही प्रधान था। ये दो पद होते हैं, तो पहला पद किसमें प्रधान था, अव्ययी भाव समास में, और समस्त पद मिलकर किसका काम करते हैं, अव्यय का काम करते हैं, तो वह अव्ययी भाव समास हो गए। अब तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है, तो वह प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की सभी विभक्तियों तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब देखिए यहाँ समझने की बात है कि विभक्तियों और कारक चिन्हों, विभक्तियों तथा कारक चिन्हों, कारक जानते हैं आप, कारक 8 प्रकार के होते हैं, सभी के चिन्ह होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर तत्पुरुष समास के जो है उपभेद भी बताए गए हैं। तो तत्पुरुष समास में होता क्या है, उन्हीं कारक की विभक्तियों का कहें, प्रसर्गों का कहें, या कारक चिन्हों को कहें, उन्हीं का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उन्हीं की विभक्तियों तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अब ये क्या है, ये यहाँ पर जो है समास की प्रक्रिया अपना करके इसको जो है यहाँ सामासिक पद बना, समस्त पद है यह देशभक्ति। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा देश के लिए भक्ति। आज जब समास हम इसका बनाए हैं तो हम यहाँ पर क्या लोप हो गया, किसका, के लिए का, के लिए का लोप हुआ है। और के लिए किसका चिन्ह है, यही विभक्ति है, कारक चिन्ह कहें, प्रसर्ग कहें, विभक्ति चिन्ह कहें। तो यह के लिए किसका है, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ तो यह तत्पुरुष समास हो गया, देशभक्ति। रसोई के लिए घर, रसोई घर, यहाँ भी क्या जो किसका जो है लोप हुआ, के लिए का, तो ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन अगर कौन सा तत्पुरुष पूछ दिया जाता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तब हम कारक को ध्यान में लाएंगे कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ लोप हुआ है, तो उसके हिसाब से ही उसका नाम है। तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक का हुआ है, तो यहाँ पर जो है संप्रदान तत्पुरुष समास होगा दोनों में। अब आइए पढ़ते हैं, यहाँ तो हमने बता दिया आगे की चीज़, लेकिन अभी आप जो यहाँ विभक्तियों को बस जाने कि विभक्ति का लोप हुआ है, कारक चिन्हों का लोप हुआ है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में समस्त पद का जो है उत्तर पद यानी दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है। अब इसके उपभेद हैं, अब ये कितने होते हैं, देखिए 6 होते हैं, ये 6 उपभेद होते हैं, और इनमें सभी में जो है कारक चिन्हों का ही लोप होता है, विभक्तियों का लोप होता है। तो पहला हमारा है क्या, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म कारक ध्यान में रखिएगा, कर्म कारक, और कर्म कारक का जो चिन्ह है, जो विभक्ति है वो क्या है, वह को है। कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, किसका लोप हो जाता है, को का।
अब को किस कारक विभक्ति है? कर्म की। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जब ये बना है, ये समस्त पद है, ये समस्त पद है और ये विग्रह है, ठीक है। तो यहाँ स्वर्ग को गया, तो यहाँ पर को का जो है को विभक्ति का, यहाँ पर भी को विभक्ति का, तो यहाँ पर जो है ये तत्पुरुष समास है। और अगर पूछ दिया कौन सा तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। ग्रामगत, ग्राम को गया। मरणासन यानी मृत्यु को पहुंचा हुआ, मरणासन मृत्यु को पहुंचा हुआ, इसमें भी कर्म की विभक्ति को का लोप हुआ। तो यहाँ पर जो है वो कर्म तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। भाई तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है जब समास की प्रक्रिया हम अपनाते हैं। और किस विभक्ति का लोप हुआ तो उसको हम देखेंगे, भाई कौन सी कारक की विभक्ति का लोप हुआ, तो कर्म का, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो करण तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष में कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। अब से और के द्वारा, देखिए करण कारक में से के द्वारा, यानी इससे साधन का बोध होता है, क्रिया के होने के साधन का पता चलता है। करण तत्पुरुष तो कह रहा है कि यहाँ से के द्वारा का लोप हो जाता है। यहाँ देखिए अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इससे पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भाई साथ पता चल रहा है क्रिया के होने, भाई क्या हुआ, पीड़ित हुआ, किससे हुआ, अकाल से हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। गुण युक्त, गुणों से युक्त। मन गढ़ंत, तो मन से गढ़ा। हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित। मदांध, मद से अंधा। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। और भूखमरा, भूख से मरा, यानी पता चला साधन का, भाई मद से अंधा है, किससे अंधा है, मद से अंधा है। ये अंकित है किसके द्वारा, रेखा के द्वारा। ये मरा किससे मरा, भूख से मरा, यानी जो कार्य हुआ क्रिया के होने के साधन का पता चला। यहाँ पर करण तत्पुरुष की विभक्ति से के द्वारा का लोप हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। अब हम देखते हैं, देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको ऊपर की के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो इसका लोप होता है के लिए का, तो यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। देखिए गुरु दक्षिणा, उदाहरण गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा के लिए का लोप हुआ। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए का लोप हुआ। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय के लिए का लोप हुआ जब समस्त पद बनाया गया। तो विभक्ति है किसका कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का है। तो यहाँ पर तत्पुरुष तो हुआ ही, क्योंकि विभक्ति का लोप हुआ। तो कौन सा तत्पुरुष है, अब किस कारक की, तो यहाँ पर संप्रदान कारक की, तो संप्रदान तत्पुरुष। तो ये सारे उदाहरण जो है वो संप्रदान तत्पुरुष के हैं। अब आइए आगे देखते हैं, चौथे में इसके जो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने चीज़ें पढ़ी, जैसा कि आप जानते हैं करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक की विभक्ति का चिन्ह भी, विभक्ति चिन्ह भी से है। लेकिन अंतर क्या होता है, करण कारक में जो है वो क्रिया के होने के साधन का पता चलता है, और अपादान में जो है अलगाव का बोध होता है से, यानी अलगाववाद का बोध होता है। यहाँ पर देखिए कह रहा देश निकाला, तो देश से निकाला, किससे निकाला, देश से निकाला, अलग हो गया किससे, देश से। अब धनहीन है, धन से हीन, धन से ही अलग हो गया। अपथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। और कर मुक्त, कर से मुक्त। तो यहाँ जो है अलगाव का बोध होता है, यहाँ पर जो है अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष समास। अगला देखिए संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, जैसा कि हम जानते हैं कि संबंध कारक का चिन्ह जो है वो का, के, की और रा, रे,
री होता है। तो संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप कर दिया जाता है। ऐसे गंगा जल, तो गंगा का जल, देशवासी, देश का वासी, गंगा तट, गंगा का तट, यानी किसका लोप हुआ है समस्त पद में, का सब जगह। स्वास्थ्य रक्षा ने स्वास्थ्य की रक्षा, राजभाषा, राज की भाषा, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तो यहाँ पर का, के, की जो भी है सब किसके हैं, संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक के चिन्ह है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के भाग को हम पढ़ेंगे समास के। सो तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।